सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गर्ग। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर नितिन गर्ग, जब हम अल्जाइमर्स रोग की बात करते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बुढ़ापे का रोग है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा कि ये बुढ़ापे का रोग है, ये एक सही बात है। अल्जाइमर्स बीमारी हम कैटेगराइज करते हैं डिमेंशिया में। जी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, मतलब सबसे मुख्य प्रकार का डिमेंशिया अल्जाइमर्स है। डिमेंशिया से एक आम श्रोता क्या समझे? डिमेंशिया से जो ज़्यादातर लोग समझते हैं वो समझते हैं भूलने की बीमारी। हम लोगों के लिए थोड़ा और विस्तृत हो सकती है, जैसे थिंकिंग, जजमेंट, मूड प्रॉब्लम्स, विड्रॉल फ्रॉम फैमिली, मतलब चुप रहना, कम बात करना, अपने में ही रहना, डायरेक्शन का सेंस भूलना, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है उसमें दिक्कत आना, और भूलना तो है ही। तो डिमेंशिया से हमारी जो जनता है वो ज़्यादातर भूलने की बीमारी समझती है। इस तरह से अल्जाइमर्स रोग एक सबसे प्रमुख या सबसे कॉमन डिमेंशिया है। तो आमतौर पर जो हम समझ रहे हैं कि याददाश्त कम होना या भ्रम की स्थिति, जैसे आपने कहा कि अक्सर भूल जाते हैं चीज़ें कहाँ पर रखी हैं, या निर्णय लेने में भी कठिनाई महसूस करता है, और विड्रॉल आपने कहा, विड्रॉल फ्रॉम द फैमिली, मतलब जी जी। क्या होता है, खुशी की कमी, जैसे कि होली आई, दिवाली आई, बच्चे आए, तो उनमें कोई इस चीज़ का उत्साह नजर नहीं आएगा। जी जी। इम्पेयर्ड जजमेंट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इम्पेयर्ड जजमेंट। भाई किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, घर में आग लगी है तो कैसे रिएक्ट करना है, एम्बुलेंस बुलानी है, घर से बाहर भागना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये इम्पेयर्ड जजमेंट है। कई बार हम चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। देखिए, ये रख के भूलना बहुत कॉमन है, इसीलिए हमें डिफरेंट ढूंढना है। डिमेंशिया एक कंडीशन होती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और एक होता है नॉर्मल स्टेट। भाई आप कई चीज़ों में व्यस्त हैं, आपने नहीं ध्यान दिया, किसी ने आपको चाबी पकड़ाई और चाबी आपने रख के भूल गए, तो इसको आप डिमेंशिया नहीं बोलेंगे। ये आप उस समय अटेंटिव नहीं थे, ये सिचुएशन हुई और आप रख के भूल गए। पर अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, आपको दिक्कत आ रही है किसी का बार बार नाम रिकॉल करने में, जो काम पहले आप आराम से कर लेते थे, पूरे दिन की प्लानिंग आप आराम से कर लेते थे, अब आपको उसमें दिक्कत आ रही है, पर फिर भी दिक्कत के साथ आप कर पाते हैं, तो इसका मतलब समय आ गया है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और देखें कि कहाँ दिक्कत है। क्या भाषा में भी समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज? देखिए, ब्रेन के कई फंक्शंस हैं, उसमें लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, भाषा, चीज़ों को समझना, चीज़ों को बोलना, ये भी ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी अल्जाइमर्स रोग में अफेक्ट हो सकता है। इसका सबसे पहला दिक्कत आती है नाम ढूंढने में दिक्कत, पेन को पेन बोलना, लोगों के नाम याद रखने में दिक्कत आना, चम्मच को बोलना कि भाई खाने वाली वस्तु जिससे मुंह में ले जाते हैं, पर चम्मच नाम याद ना आना। कई सारी चीज़ें इस तरह के अधिक उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, फिर आप पेशेंट को या उसके घर वाले उसको याद दिलाते हैं कि अरे भाई चम्मच कहना चाह रहे हो, तो कहते हैं हाँ हाँ चम्मच चम्मच। तो ऐसी दिक्कतें। अब कारणों पर आते हैं डॉक्टर नितिन गर्ग कि इसके पीछे खास कारण क्या है? देखिए, आपने खुद ही जब स्टार्ट करा तो आपने बोला कि बुढ़ापे की बीमारी, तो मैं ये कहूँगा कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का सबसे प्रमुख या मुख्यतः रिस्क फैक्टर है एज। ये बीमारी ज़्यादातर 60 साल की उम्र के बाद ही देखी गई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, तो इसलिए हमारे सामने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम देखते हैं कि नाउ आवर टारगेट है कि भाई ऑक्टाजेनेरियंस है ना, वी शुड लिव एटलीस्ट अप टू 80। तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिमेंशिया, या साथ साथ हम ये कहें कि अगर डिमेंशिया बढ़ रहा है और मुख्यतः कारण अल्जाइमर्स है, तो अल्जाइमर्स के भी केसेस उसी प्रपोर्शन में बढ़ते जा रहे हैं। तो एज सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, और रिस्क फैक्टर्स हो गए जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल, रक्तचाप की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सिगरेट स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, ये सब चीज़ें, हेड इंजरी किसी को हुई हो, किसी को हम चोट लगने के बाद, साइकेट्रिक इलनेस जिनमें होती है, मानसिक रोग के लोग, ये सब अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। क्या मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी इस दौरान परिवर्तन होता है? ऐसे सुनने में आता है कि प्रोटीन की अधिकता भी हो सकती है। देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज़ को हम एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब है मस्तिष्क की कोशिकाओं में धीरे धीरे बदलाव आना, मस्तिष्क की कोशिकाओं का टूटना और मस्तिष्क की कोशिकाओं का कम होना, इनमें काफ़ी बदलाव आते हैं।
अल्जाइमर्स का एक प्रमुख, अगर हम इसकी बायोप्सी रिपोर्ट की बात करें, देखिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस किसी भी बीमारी की उसकी बायोप्सी होती है। तो अगर हम कहें कि भाई ब्रेन बायोप्सी अल्जाइमर्स में क्या शो करती है, जो हम कहें कि हम डेफिनेटिव कह सकते हैं कि अल्जाइमर्स है, एमोलॉइड प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्जाइमर्स को डिफाइन करती हैं। तो ये एक तरीके के प्रोटीन हैं, कुछ सेल के बाहर, वो मस्तिष्क के सेल जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके बाहर, और कुछ उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, और वो उसके कार्य प्रणाली में इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स और उनके सपोर्टिंग सेल्स खत्म होने लगते हैं। और जिन जिन एरियाज से खत्म हो रहे हैं, इनिशियली हमारे मेमोरी एरियाज से खत्म होते हैं, जो हिप्पोकैम्पस और एंटोराइनल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, और फिर धीरे धीरे और एरियाज में फैलते हैं। उसी हिसाब से हमारी दिक्कतें हमें सामने दिखने लगती हैं। तो इसके लिए कोई खास परीक्षण जो आप लोग करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल हिस्ट्री और परिवार के लोगों का या खुद पेशेंट का उसको पहचानना। सपोज एक वकील है, शहर के जाने माने वकील हैं, पहले वो कोर्ट में थे और उनको धाराएं सारी याद थी, अब उनको बार बार पेपर पे लिख के ले जानी पड़ती हैं। लोग कहते थे पहले हमें नंबर मुंह जबानी याद थे, अब हमें घर के नंबर को रिकॉल करने में दिक्कत आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू हुई है, और उस चीज़ के लिए डॉक्टर से मिले। डॉक्टर एक कंप्लीट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ ब्लड चेकअप्स भी करेंगे, और हो सकता है ब्रेन इमेजिंग का भी सहारा लें। हमारे पास कुछ क्लिनिकल असेसमेंट स्कोर्स होते हैं, जैसे MMSE मोका, ये इनसे हम एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि पेशेंट किस स्टेट में है, उसको डिमेंशिया की दिक्कत है कि नहीं है। और फिर कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे पेट स्कैन, फंक्शनल MRI, तो अल्जाइमर्स के लिए हम टाउ स्कैन्स करा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस टेस्ट हैं, पर डेफिनेटली तो बायोप्सी एक इसकी बारे में बताती है। इलाज की बात करते हैं डॉक्टर, दवाओं की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, दवाओं की भूमिका है, मैं कहूँगा अल्जाइमर्स डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है, लेकिन दवाएं जो हैं वो एक तरीके से उस समय उस पेशेंट को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं डेली एक्टिविटीज़। हमारी दवाएं मेनली पैलिएटिव हैं। पैलिएटिव मतलब जो कि लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सके। हमारी दवाएं मुख्यतः कुछ दवाइयां जो कि हमारे न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को बेटर करती हैं, न्यूरॉन्स जिस प्रक्रिया से टूट रहे हैं उसको कम करती है, और कुछ जो बिहेवियरल सिम्टम, जैसे हमने बात कर रहे थे कि भाई पेशेंट विड्रॉ हो जाता है, कुछ उसमें बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। क्या कुछ खान पान का भी महत्व है इसमें? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा कि दवाइयाँ पैलिएटिव हैं, तो मैं यही कहूँगा कि खाली दवाइयाँ नहीं, इसमें खान पान, व्यायाम, फैमिली केयर, इन सब चीज़ों का रोल है। तो खान पान डेफिनेटली अच्छा डाइट, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स, इनका सिग्निफिकेंट रोल है। हम ये कहें कि हमें किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, तो हमें अल्कोहल को छोड़ना चाहिए, हमें स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए, तंबाकू का सेवन कम करना चाहिए, नॉट ओनली थ्रू स्मोकिंग, अगर कोई ओरल टोबैको यूज़र हैं तो उसका भी कम करना चाहिए। व्यायाम का भी उतना ही रोल है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सिम्टम्स कम जल्दी प्रोग्रेस होंगे, और खुद ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं हमारे ब्रेन से जो कि ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। उसमें से एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, तो डेफिनेटली रोल है। परिवार और समाज की भूमिका के बारे में आपने चर्चा की, थोड़ा बताएं कि एक ऐसा पेशेंट जिसके परिवार भरा पूरा है और लोग उसको मदद करें, तो क्या वो जल्दी रिकवर हो सकता है? देखिए, इसमें परिवार और समाज दोनों की भूमिका है। किसी भी दिन को हम तभी, या किसी भी मंथ को हम तभी सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोगों में अवेयरनेस जगाएं, जिससे कि लोग उसे पहचानें और उस पेशेंट को हेल्प करें। तो पहले तो परिवार की भूमिका इसमें बोलूँगा कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पेशेंट स्ट्रगल कर रहा है, जो चीज़ पहले उसके लिए ईजी थी, जैसे मल्टीटास्किंग, पहले दुकान पे थे, एक साथ बहुत सारा काम कर लेते, अब जल्दी झुंझलाहट होने लगी उसी काम को करने में, चीज़ें रह जाती हैं आधी अधूरी, या चीज़ें रख के भूलना, जाते जाते रास्ते भूल जाना। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो उसको समझें, सिर्फ ये ना सोचें कि ये एज है, एजिंग प्रोसेस है, ये तो होना ही है, और इसको पहचान के सही समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर हमने क्या देखा है कि अब मरीज कई चीज़ें भूल रहा है, कई उससे गलतियां हो रही हैं, तो परिवार वाले या समाज के लोग या तो उसकी मजाक बनाने लगते हैं, या उस पर झुंझलाहट करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी एक बीमारी है और हमें उनको सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनका जजमेंट भी दिक्कत है। अगर आप उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो जल्दी पैनिक कर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और उस समय उनकी स्थिति संभालना मुश्किल होगा। कई बार हम देखते हैं कि भाई ऐसे पेशेंट्स में रास्ता भूलने की दिक्कत भी है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, पता लगा घर से निकल गए और भूल गए, और फिर घबरा गए, कहाँ जाना है, किधर है मेरा घर, ना मुझे मेरा नाम याद है, ना मुझे घर का पता याद है। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले काम करें,
उनका फ़ोन चेक करें, घर में बेटे का नंबर अगर मिल जाता है, अगर फ़ोन है उनके पास, या कोई कार्ड है जिसमें नंबर है, पर्स है जिसमें कहीं लिखा है उनका नंबर, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, ये नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये समाज की जिम्मेदारी है। तो परिवार, समाज इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अल्जाइमर, जिसको अल्जाइमर्स हुआ है, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं अपनी एज पूरी करी है, उसने समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा किया है। तो अब समाज का रोल है कि उसके प्रति अपना दायित्व। क्या अल्जाइमर्स का रोगी लंबे समय तक एक जीवन जी सकता है? देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये कहा जाता है कि अल्जाइमर्स की डायग्नोसिस से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं 8, 10, 12 साल तक होती है। क्या होता है कि अल्जाइमर्स, मैंने जैसे बोला, न्यूरो डिजेनरेटिव है। इनिशियली से फॉरगेटफुलनेस आता है, फिर आगे जाके और दिक्कतें आने लगती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट अपना बैलेंस खोने लगता है, गिरने की दिक्कतें आने लगती हैं, चाल गड़बड़ आ जाती है। तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या होते हैं कि हमारे पेशेंट जो हैं वो बेड बाउंड या बेड रिडन हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद और प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जैसे निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस। तो ये सब मुख्यतः कारण बनते हैं अल्जाइमर्स के पेशेंट, इन एडिशन टू कि भाई कोई, अगर किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत है, कोई हार्ट डिजीज़ की दिक्कत है, कोई स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रोक हो जाए, तो वो मुख्यतः ये कारण बनते हैं। तो अगर हम इन कारणों को हटा दें तो 8 से 10 साल हम मानते हैं कि अल्जाइमर्स की डायग्नोसिस के बाद एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी श्रोताओं को पहले तो यही कहूँगा कि हम सबको इस बीमारी के लिए अवेयर होना है। हमें अपना दायित्व अल्जाइमर्स पेशेंट के प्रति रखना है, और हमें अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानना है। हमें उन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है जिससे कि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे, और धीरे धीरे करके, हम एजिंग पॉपुलेशन हो रहे हैं, हम पूरी तरह अल्जाइमर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखें, खराब आदतों को दूर रखें, रेगुलर व्यायाम करें, डाइट पे कंट्रोल रखें, अच्छी डाइट लें, तो डेफिनेटली इस रोग के इंसिडेंस और प्रिवेलेंस को कम किया जा सकता है। साथ ही में, अभी जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट पैलिएटिव है, तो हम लोगों को एज डॉक्टर और रिसर्चर्स को और मेहनत करनी है कि क्या हम इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ला पाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर नितिन गर्ग, आज आप इस कार्यक्रम में आए और अपने अल्जाइमर्स रोग कारण, लक्षण और उपचार विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद जी।